अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। आज हम बात करेंगे जी पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। इसके एक्यूट और क्रॉनिक दोनों इसकी डिसऑर्डर को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। चलिए जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। पैंक्रियाटाइटिस होता क्या है जी? बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है जिसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो पैंक्रियास को इटसेल्फ डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो स्टेजेस में आगे डिवाइड किया गया इसको, मे बी एक्यूट मे बी क्रॉनिक। तो एक्यूट और क्रॉनिक को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसकी एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। तो पैंक्रियाटस के अंदर जो पैंक्रियास डेवलप होता है वो 4th वीक में डेवलप होता है फीटल लाइफ के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसकी एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के अंदर क्या होता है जी कि ये थिन एलिप्टिक ऑर्गन होता है जो लाया करता है रेट्रोपेरिटोनियम अपर एब्डोमेन वाली साइड पे, और इसकी जो लेंथ देखी गई है वो नॉर्मली 12 to 15 सेंटीमीटर और इसका वेट 70 to 100 ग्राम्स तक देखा गया है। और जी इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली हम हेड, बॉडी और टेल के अंदर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो अब चलते हैं जिसकी एनिमेशन की तरफ ताकि आपको ज़रा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। तो एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एनिमेशन की तरफ जाएं तो पैंक्रियाटाइटिस की नॉर्मल एनाटॉमी को जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम डिटेल में इसकी नॉर्मलिटी को एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में जान सके। तो पहले हम नॉर्मली एनाटॉमी को जानेंगे, इस एनिमेशन के साथ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये आपको इंटरनली स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पैंक्रियास का, जो आपको नज़र आएगा जी कि पोस्टीरियरली स्टमक के प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ये स्टमक के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, साथ आपको डिनम नजर आ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसके साथ साथ ये है कि ड्यूडेनम लेवल आपको गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये पोस्टीरियरली स्टमक के प्रेजेंट होता है। तो उधर ये होता है, साथ साथ ये देखें आगे। तो इसके साथ ये जो ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, पैंक्रियाटिक डक्ट्स, कॉमन बाई डक्ट्स और मेजर पेपिलेले। तो ये कहाँ पे ओपन होती है? ड्यूडेनल लेवल। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको कि ड्यूडेनल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे ये पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करते थे जो फूड को मोर अल्कलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे ये कनेक्ट करता है। तो नॉर्मली इसका ये फंक्शनिंग है। तो इसके अंदर ये होता है कि ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। इसके हेड ऑफ पैंक्रियास, बॉडी ऑफ पैंक्रियास और जो लास्ट पार्ट है वो टेल ऑफ पैंक्रियास। तो ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं नॉर्मली जो देखेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जिसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सेपरेटली डील करते हैं जी। एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, जो पैंक्रियास होते हैं वो केमिकली हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो एंडोक्राइन के अंदर इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेरोन प्रेजेंट होते हैं। और अगर एक्सोक्राइन की तरफ जाएं तो साथ साथ ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट है। ये एक्सोक्राइन की तरफ जाएं तो एक्सोक्राइन के अंदर जो इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बड़े अमाइलेज और साथ साथ तो प्रोटेज और साथ में जो लाइपेज, ये तीनों जो प्रेजेंट है एक्सोक्राइन के अंदर। तो एक्सोक्राइन के अंदर ये जी बड़े स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसमें ये होता है कि अमाइलेज जो होते हैं फूड, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज यूज होता है। तो प्रोटीएसेस जो होते हैं जो अमीनो एसिड्स वगैरह, और लाइपेज जो है जो हैवी फैट वगैरह उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि पैंक्रियास के अंदर ये प्रॉपर्ली कवर्ड होते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर के साथ। तो वो आपको भी नजर आएगा बबल टाइप स्ट्रक्चर अराउंड द एंजाइम्स। ये देखें जी, तो ये देखें ये प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कवर होता है ताकि ये किसी किस्म का पैंक्रियास को नुकसान ना पहुंचे। ये प्रॉपर्ली फंक्शनिंग उसकी ड्यूडेनल लेवल पे ही एक्टिवेट हो। तो ड्यूडेनल लेवल पे जाके जब वो ड्यूडेनल लेवल पे फॉल करता है तो उधर ही एक्टिवेट करता है ये मेजर पेपिला के लेवल पे। तो ये हो गया जिसका नॉर्मल फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है। तो वहां पे इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली, और साथ साथ ये अपना जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ ये देखें ऊपर जो बाइल डक्ट से आपको बाइल प्रोड्यूस होता नजर आ रहा है जो ड्यूडेनल लेवल पे आता है और कनेक्ट करता है इसके साथ।
तो ये भी क्यों, ये जी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है जी, ये बेसिकली जो हैवी फैट है ना उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्ट्स में, ताकि प्रॉपर्ली वो डाइजेस्ट कर सके लाइपेज। तो इसके अंदर ये है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जितने भी बॉडी को चाहिए इसके जरिए हमें मिलते रहते हैं। तो ये थी जी कि नॉर्मल एनाटॉमी और साथ साथ इसके जो बेसिक नॉर्मल फंक्शंस है, ये एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ लगी हो। तो उसमें ये है कि अगर तो किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी है तो उसके अंदर पेन, गैसेस एब्डोमेन, ब्लॉटिंग वगैरह, फॉल्टिंग या ऑयली फ्यूल स्मेल, स्टूल, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन, पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल, डायबिटीज, ये चीजें देखी जाती हैं। तो रिस्क फैक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन जो देखा गया है, साथ साथ ये कि अल्कोहल, हाई फैट डाइट और ओवरवेट और टबैको प्रोडक्ट्स वगैरह की वजह से ये पैंक्रियाटाइटिस की तरफ जाता है, अबनॉर्मलिटी की तरफ। तो इसमें कुछ ये रीजंस जेनेटिकली भी देखी गई हैं इसके साथ साथ। उसके बाद जी बात करते हैं जी हेल्दी की। पेंक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए वैरायटी ऑफ फूड्स, वेजिटेबल्स यूज करने चाहिए और साथ साथ फिश और वाइट मीट, ताकि प्रॉपर वे में प्रोटीन और फैट मिलता रहे। लेकिन ये हाई फैट और लेस कंट्रोल करना पड़ेगा अल्कोहल को, और हेल्दी वेट प्रॉपरली होना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल रेंज में रहे। जी हो गया जी कि आपकी एनिमेशन। तो इसमें हो गया जी आपकी पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज की नॉर्मल एनाटॉमी। अब आगे चलते हैं जी, बात करते हैं जी एनिमेशन, देखते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है, क्या अबनॉर्मलिटी आती है जिसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस की तरफ जाता है। इसकी दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया, एक्यूट और क्रोनिक के अंदर। तो एक्यूट को हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन के अंदर। तो एक्यूट में क्या होता है जी, तो आपको मैंने पीछे बताया था कि नॉर्मली जो फंक्शनिंग के साथ साथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं इसको हार्मोन एंजाइम्स लेवल पे। तो इसमें ये होता है कि इन्फ्लेम हो जाता है इन पैंक्रियास। इसमें 5% केसेस देखे गए हैं, बहुत कम जो लाइफ थ्रेटनिंग के साथ साथ। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो देखा गया है, जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जो दो फंक्शन पीछे मैंने बात की थी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के। तो इसमें ये होता है कि जो एक्सोक्राइन होता है ना, उसमें इंजाइम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो प्रोटेक्टिंग लेयर रिमूव होती है ड्यूडिनल लेवल पे, वो ड्यूडिनल लेवल पे जाकर रिमूव नहीं होती, वो पेंक्रियास के अंदर ही रिमूव हो जाती है। तो ये ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इंटरनली पेंक्रियास की। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑटो डाइजेशन की वजह से क्या होगा कि फिर जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर फर्दर डिवीजन की गई है, देखा गया किस वजह से, तो हैवी अल्कोहल की वजह से और साथ साथ गाल ब्लैडर के स्टोन्स की वजह से। तो 40% और 40% जो केसेस देखेंगे वो देखे गए हैं गाल ब्लैडर स्टोन और अल्कोहल, साथ साथ कुछ मेडिसिन और जेनेटिक फैक्टर्स भी 20% के अंदर आते हैं। और कुछ अदर काजेस भी देखेंगे जिसमें एब्डोमिनल ट्रॉमा, मेडिकेशन, इन्फेक्शन, ट्यूमर्स, जेनेटिक्स, ये जो अदर काजेस के अंदर आते हैं। और हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल देखा गया, तो हाई कैल्शियम लेवल भी देखा गया इसके अंदर, जो अदर काजेस के अंदर 20% के अंदर आता है। कुछ ये होती है कि अननोन होती है कि कंफर्म नहीं होता कि कौन सी रीजन है जिसकी वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ है पेशेंट को। तो उसके बाद जी आगे चलते हैं जी, आगे देखें जी साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाएं तो इसकी जो पेन रेडिएट करती है, एंटीरियरली सडनली पेन होती है, इंटेंस और लोकलाइज होती है, एंटीरियर तो पोस्टीरियर फॉल करती है ये। तो ये देखें जी एनिमेशन के अंदर आपको दिखा रहे हैं। तो अंटीरियर तो पोस्टीरियरली ये फॉल करती है इसकी पेन। तो ये साथ साथ रेड वाले के साथ आपको लोकलाइज पेन होगी अब्डोमिनल एरिया में। और ये भी देखा गया कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग और फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। तो इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं बड़ा इजीली ब्लड रिपोर्ट के जरिए, ब्लड टेस्ट के जरिए, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये इंजाइम्स हैं इनकी जो वैल्यू है बहुत नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई नज़र आएगी। तो अमाइलेज और लिपेज, इसके अंदर ये है कि सीटी और एमआरआई हम कर सकते हैं। सीटी और एमआरआई बड़ी बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी फॉर पैंक्रियाटाइटिस, और साथ साथ अल्ट्रासाउंड पे भी हम इसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह देख सकते हैं। तो इसमें यह देखा गया कि कुछ केसेस के अंदर बड़ा जल्दी पेशेंट्स को 1-2 दिन के अंदर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। बाकी ये है कि कुछ केसेस जो 1 आउट ऑफ 10 है वो लॉन्ग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर लंग्स और किडनी भी डैमेज हो जाती हैं। तो इसके अंदर ये भी है कि कुछ पेशेंट्स को इंट्राकेयर यूनिट के अंदर रखा जाता है। तो आउटकम्स की तरफ देखा जाए तो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर।
तो इसमें ये है कि एक्यूट के अंदर फिर अगर स्टोन हो गॉल ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर को भी आप सर्जरी के जरिए रिमूव कर सकते हैं। ये जी हो गया इसके अंदर एनिमेशन। होप सो आपको समझ लगी हो। अब आगे चलते हैं जी स्लाइड्स की तरफ। तो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी भी हो सकती है। तो अगर पैंक्रियास प्रॉपर्ली डैमेज हो जाए, सारा का सारा डैमेज हो जाए तो पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाएगी। अब चलते हैं जी आगे फर्दर स्लाइड्स की तरफ। की है आपको विजुअलाइजेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस देखने में कैसे होगा, और इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनिमेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी हम स्लाइड्स के अंदर साथ साथ देखेंगे। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में पहले बता चुका हूँ कि सडन इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, इसमें गॉल स्टोन्स और अल्कोहल मोस्ट कॉमन होता है, जिसकी वजह से ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है। ये डिसऑर्डर की वजह बनता है। तो पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाएं तो इनिशिएटिंग इवेंट के अंदर इंजरी एंकाइसाइज या एम्पेयर ऑफ रिलीज ऑफ प्रो एंजाइम्स की वजह से भी हो सकता है, प्री मेच्योर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम की वजह से, या ऑटो डाइजेशन। तो लास्ट में क्या होगा, ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी वजह से। तो पैथोफिजियोलॉजी के बाद देखें जी को आगे आपको ये एक इमेज के जरिए नॉर्मल लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है और राइट साइड पे देखें तो ये पैंक्रियाटाइटिस की इमेज है। तो एंजाइम का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में देखें जी कि लेफ्ट साइड पे ये नॉर्मली जो डाइजेशन के अंदर यूज होता है, और राइट साइड पे पैंक्रियाटाइटिस। तो इस पैथोफिजियोलॉजी के बाद चलते हैं जी कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर जो बिग वन जो रीजंस है काजेस के, वो उसके अंदर क्या होता है, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज होती है 40%, अल्कोहल 35%, आइडियोपैथिक रीजंस की वजह से हो सकता है, पोस्ट ERCP की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या ड्रग्स यूज करने की वजह से। ड्रग्स जो मोस्ट कॉमनली जो देखी गई है जिनकी वजह से हुआ है या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, तो उसमें कुछ ड्रग्स ये नीचे मेंशन की गई हैं। तो इन ड्रग्स की वजह से भी साथ साथ इनके साथ रेशो दी गई है कि 40% बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज की वजह से, 35% अल्कोहल की वजह से, 10 to 30% आइडियोपैथिक रीजंस, और सिर्फ 4% पोस्ट ERCP की वजह से, 1.5% ट्रॉमा की वजह से, और ड्रग यूज करने की वजह से 1.5%। अच्छा, इसमें यह है कि ये देखा गया कि सिर्फ 1% में ये देखा गया कि इन्फेक्शन की वजह से हेरिडिटी बता सकते हैं, हाइपरकैल्सीमिया को कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो उसके बाद साथ साथ देखा गया कि डेवलपमेंट देखी गई है, या और पीछे जो बात कर रहा था मैं कि ERCP कोई एंडोस्कोपी की पोस्ट ERCP की वजह से कोई किसी किस्म की डायग्नोसिस के लिए या कोई प्रोसीजर किया गया जिसकी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। तो ये सारी रीजंस इसके अंदर आ जाएंगी। तो उसके बाद देखा गया कि इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है कि जेनेटिकली डिफेक्ट आ गया है, हाइपरकैल्सीमिया हो गया जी। तो इसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो हाइपरकैल्सीमिया के अंदर के साथ साथ देखे जाए कि एसोसिएट करता है जो पैंक्रियास के साथ। तो उसके बाद देखा गया कि हाइपरट्रिग्लिसराइडीमिया के अंदर ये कि जो इंक्रीज कर जाती है नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा रेंज। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ट्रिग्लिसराइड जो होते हैं वो मॉडर्न जो फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो एसोसिएट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ। तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं, ये इंक्रीज कर जाता है बेसिकली। तो ट्यूमर की वजह से हो सकता है जी ऑब्स्ट्रक्शन, डक्ट्स हो सकती हैं, टॉक्सिक यानी कि किसी किस्म का जहर वगैरह, स्कॉर्पियन वगैरह की वजह से, या किसी किस्म का पोस्ट ऑपरेटिव की वजह से। तो अभी तक हमने बात किया जी कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। तो अब बात करते हैं जी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। क्रोनिक की पहले एनिमेशन देखते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसकी स्लाइड से डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब जी एनिमेशन जो देखेंगे वो होगी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की। तो पीछे बात कर चुके हैं एक्यूट की, अब बात करेंगे जी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की। पहले एनिमेशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली क्रोनिक के अंदर होता क्या है। तो ये नॉर्मली इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लीवर, स्टमक, इन्फ्लेम, पैंक्रियास, जब नॉर्मलिटी आ रही है जिसकी वजह से क्रोनिक की तरफ किया पेशेंट, तो इसमें ये होगा कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगी पैंक्रियास टिश्यूज की, और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस डेवलप होता है स्लोली ओवर टाइम की वजह से, कोई केयर प्रॉपरली ना की तो लाइफस्टाइल फैक्टर इसके अंदर बड़े देखे गए हैं। प्रीडिस्पोज की लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से वो इस लेवल तक पहुंच गया कि लॉन्ग टर्म अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से, हैवी स्मोकिंग की वजह से वो इस लेवल पे देखा गया। तो लेस कॉमन काजेस के अंदर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर जो मेडिकेशंस और एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड और ऑटोइम्यून कंडीशंस देखी गई हैं। तो इनहेरिटी जेनेटिक कंडीशंस भी देखेंगे साथ साथ, और साथ ये भी देखा गया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेरिडिटरी और पैंक्रियाटाइटिस के साथ
कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है जो लेस कॉमन काजेज के अंदर आते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसमें ये होता है कि आपको पीछे बता चुका था, जो क्यूट के अंदर हम डिस्कस किए हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के अंदर क्यूट के अंदर क्या होता है, जो इंजाइम लेवल की जो फॉल्ट होता है जो एक्सोक्राइन करता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एंडोक्राइन के साथ कनेक्ट करेगा हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से। उसमें क्या होगा कि ये जो प्रॉपरली इसकी जो पेंक्रियाज है वो डैमेज होगा, और उसके साथ साथ जो फूड इनटेक करेंगे वो प्रॉपरली उसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी को सही तरीके से नहीं मिलेंगे। तो वो न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से ना मिलने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में, और वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वीकेंड हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी पेशेंट की बॉडी। तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर जो देखा जाएगा कि फिर बोन कमज़ोर हो जाएगी, विजन लॉस हो जाएगा। तो उसके साथ साथ ये भी देखेगा डिफिकल्ट गेनिंग और मेंटेनिंग वेट, और परसिस्टेंस पेन भी रहेगी। तो पेन की तरफ देखा जाए तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर पेन नॉर्मली देखी गई है इसके अंदर। तो अब्डोमिनल पेन जो इंटरमिटेंट, क्रोनिक और फ्रिक्वेंटली वेरी सीवियर होती है ये, तो ये स्टबन होती है अपर अब्डोमिनल रीजन में। तो कुछ ये कि पेनिट्रेट करती है अंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड पे। इसके अंदर जब हैवी फैट आप यूज करते हैं फूड, तो ये अंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड पे पेनिट्रेट करती है। जी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है पेन के रिलेटेड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि कुछ केसेस आ जाते हैं, फिर इसके अंदर क्रोनिक के अंदर जो सर्जरी के जरिए हम इसको डील करते हैं। तो जो साइन एंड सिम्टम्स में साथ साथ ऑयली फॉल, स्मेल, स्टूल, वेट लॉस, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट को, तो डायबिटीज़ होने की वजह से पेशेंट को हम आर्टिफिशियली जो इंसुलिन देते हैं। तो इसमें यह है कि डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन पीछे भी बात कर सके हैं, साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड के जरिए एंडोस्कोपी और इसको इंटरनली हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि अंदर किस स्टेज पे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस पड़ा हुआ है। उसके बाद देखें तो सिटी और एमआरआई यूज करते हैं इसके लिए। तो साथ साथ एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ये देखें जी नजर आ रही है आपको। तो अल्ट्रासाउंड ऑफ पैंक्रियास, ये देखें जी नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंडोस्कोपी कर रहे हैं। तो ये है कि इसके साथ साथ ये भी करते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल पे इसको इंजेक्ट करके स्टिमुलेट करके इसके लेवल चेक करते हैं हार्मोन का कि मैक्सिमम किस लेवल पे बढ़ा हुआ है, लेकिन ब्लड टेस्ट के जरिए इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो अक्यूट के अंदर ये था कि हम ब्लड टेस्ट के जरिए कंफर्म कर लेते थे, लेकिन क्रॉनिक के अंदर ब्लड टेस्ट के जरिए नहीं कर सकते। तो इसको ज़रा हम डिटेल चेक करते हैं डायग्नोसिस इमेजिंग के साथ और साथ एंडोस्कोपी के जरिए। रिकमेंडेशन के अंदर देखते हैं कि अल्कोहल को और स्मोकिंग और फैट फूड से अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को। तो पेन मैनेजमेंट और मेडिकेशन के जरिए इसको, और मल्टीविटामिन और मल्टी सप्लीमेंट्स दिया जाता है, ताकि क्योंकि ये प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल रहे। ये चीज़ें हैं जी इसके अंदर जो देखी हैं हमने इस एनिमेशन के अंदर। फर्दर चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। ये जी हमने देखी है इसकी एनिमेशन के बाद हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाएं तो इसमें देखा गया कि जो प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन चेंजेस आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्रोनिक इरिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस विद कैल्सिफिकेशन देखा गया। तो उसमें ये भी देखा गया कि लॉस ऑफ पैंक्रियाट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि इसके जो फंक्शंस है वो वर्किंग में नहीं है। तो इसके काजेज की तरफ जाए तो अल्कोहल मोस्ट कॉमन 60% काजेज है। इसके बाद जो जेनेटिक काजेज पीछे भी हम अक्यूट के अंदर और क्रोनिक के अंदर कॉमन है। ये डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ट्रॉमा, स्यूडोसिस्ट की वजह से, स्टोन और ट्यूमर्स, स्यूडोसिस्ट हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो साथ साथ सिस्टमेटिक और ऑटोम्यून और आइडियोपैथिक भी इसके काजेज के अंदर आता है। तो आगे चलते हैं जी इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर क्यूट और क्रोनिक को जरा कोरिलेट कर लें। तो क्यूट के अंदर क्या होता है जी, डल, बोरिंग और मिड एपिगैस्ट्रिक जो पेन होती है वो रेडिएट करती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड को यूजुअली जो सडन ऑनसेट नोजिंग और वॉमिटिंग के साथ। तो उसमें क्रोनिक के अंदर क्या होता है कि मिड अपर और पेन क्रोनिक इंटरमीडिएटली स्वेयर होती है, और साथ साथ ये मे भी रेडिएट करे बैक साइड पे जब आप हाई फैट फूड यूज करें।
तो डायरिया लॉस देखा गया, डायरिया देखा गया, साथ साथ सिस्टोरिया और डायबिटीज देखी गई है इसके अंदर क्रॉनिक के अंदर। सिम्टम्स ये हैं जी कि साइंस की तरफ जाए तो एक्यूट और क्रॉनिक को कोरिलेट करें तो साइंस में ये देखा गया है, एक्यूट के अंदर फीवर देखा गया है जो 76% है और टैकिया 65%। अब्डोमिनल टेंडरनेस देखी गई है जो 68% है अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो चेक किया गया है। जॉन्डिस देखा गया और मे बी मे नॉट बी प्रेजेंट। और उसके बाद स्वेयर है, हेमोडायनेमिक्स देखा गया, इंस्टेबिलिटी देखी गई उसके अंदर। क्रॉनिक के अंदर देखा गया है कि एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस देखा गया, फुलनेस देखी गई है सुगरसिस्ट की, या एडवांसेस देखी गई है मैल न्यूट्रिशन की, या डिक्रीज सबकट फैट की। तो ये साइंस है जो कोरिलेट किया गया एक्यूट और क्रॉनिक का। उसके साथ अगर बात करें तो इसमें है कि जो डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए एक्यूट क्रॉनिक को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है या क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है भी कि नहीं। उसमें जो डिफरेंशिएट एक्यूट के अंदर कर सकते हैं तो उसके अंदर करना होता है हमने कैंसर के कोलेंजाइटिस से, कोलेसिस्टाइटिस से। तो इसके भी सिम्टम्स शुरू में सेम ही होता है, लेकिन अगर डिटेल डायग्नोसिस की तरफ जाए तो हम बाद में कंफर्म कर सकते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन से, अल्सर से, आईवीएस और एमआई से। तो क्रोनिक की तरफ जाए तो क्रोनिक के अंदर कैंसर, कोलेंजाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस और कॉन्स और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ, तो साथ साथ मेजेंटेरिक इस्कीमिया के और एमआईपीयूबी के साथ। ये जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एक्यूट और क्रॉनिक का। तो लैब टेस्ट के अंदर कैसे कंफर्म कर सकते हैं जी। लैब टेस्ट के अंदर जो एक्यूट की बात करेंगे और माइलेज और लिपिड प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर 3 गुना इंक्रीज करती है। तो डायग्नोसिस के अंदर लाइपेज जो है वो लॉन्गर होता है और मोर स्पेसिफिक होता है, गॉल स्टोन्स देखे जाते हैं और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज देखा गया। और सीबीसी काउंट देखें तो स्पेशली लिंकोसाइट्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स में इंक्रीज नजर आएंगे आपको नॉर्मल रेंज से। तो क्रोनिक की तरफ जाएं तो उसमें भी सीबीसी, एलएफटी, तो एलएफटी में भी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उसकी जो नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज नजर आएगी। माइलेज और लिपिड ये नॉर्मल है जी, जो हमने एक्यूट में भी डिस्कस किया। इसके साथ हाई रेंज ऑफ ईएसआर, आरएफ, एएनए सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। तो साथ साथ लो सीरम और ट्रिप्सिन और स्टिटोरिया देखेंगे। तो उसके अंदर ये भी होगा कि कैल्शियम और हाई टीजी लेवल देखा जाएगा क्रॉनिक के अंदर सिर्फ। तो लैब काउंट के अंदर बाकी बात करेंगे जी कि लैब अदर काजेज जो देखे गए हैं तो मेजेंटेरिक इस्कीमिया देखा गया, टोबैको देखा गया, रीनल इंसफिशिएंसी देखी गई है, पैराटाइटिस देखा गया, एसवीयू देखा गया। ये सारी चीजें इसके अंदर देखी गई हैं। तो इमेजिंग के साथ अगर हम इसको डिस्कस करें तो इमिड अनसर्टेन डायग्नोसिस के साथ और स्वेयर डिजीज के साथ इमेजेस को हम देखते हैं तो ये चॉइस है। अगर अल्ट्रासाउंड और सिटी की तो हम मोस्ट यूजफुल इनिशियल टेस्ट पे तो गॉल स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे और अगर सिटी अब्डोमेन करें तो स्वेयर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो इसको असेस कर सकते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है, मार्क के साथ सीडोसिट नजर आ रही है, साथ साथ कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है जो स्मॉल एरो के साथ नजर आ रही है आपको इमेज के अंदर। अगर आप देखें गौर से तो कैल्सिफिकेशन और सूडोसिट दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं, सिटी इमेज है। तो इसके अंदर आगे आप बात करेंगे इमेजिंग के अंदर चॉइस के अंदर तो ईआरसीपी और एमआरसीपी तो एंडोस्कोपिकली हम देख सकते हैं इसको। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रही है, गॉल ब्लैडर देखें जी तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम लेवल पे बाइल डक्ट ये देखें जी आपको इसके अंदर क्लियरली ऑब्स्ट्रक्शन नजर आएगी। एमआरसीपी जो है सेफर है, नॉन इन्वेसिव है और एज कम्पेयर टू ईआरसीपी और लेस सेंसिटिव है। तो ईआरसीपी में यह है कि 2% कॉले जो देखी गई है कोलेडोलेथासिस तो उसके अंदर साथ साथ ये, लेकिन ये है कि ईआरसीपी से एमआरसीपी ज्यादा सेफर है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके साथ साथ एक्सरे के साथ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सरे के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन इजीली नजर आएगी, साथ साथ एयर परफोरेशन नजर आएगी, फ्रीली एयर जो परफोरेट कर रही है। तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाए तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए एनपीओ और आईवीएफ और पेन रिलीफ एंटीबायोटिक्स वगैरह हम देंगे। तो इसमें ये होगा कि साथ साथ अगर हम आगे देखें तो ट्रीटमेंट के साथ तो इसमें ये होता है कि एनपीओ मतलब ये कि कोई नथिंग बाय माउथ इसकी एब्रीविएशन बनती है। तो इसमें ये होता है कि माउथ के जरिए नहीं, आईवी ट्रीटमेंट आईवी के थ्रू हम देंगे जो भी चीज़ जरूरत होगी। तो पेन रिलीफ के लिए साथ साथ एंटीबायोटिक्स देंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्रोनिक की तरफ जाए तो क्रोनिक के अंदर क्या देखेंगे कि मैं
मॉडिफिकेशन और सेसेशन देखेंगे। उसके बाद में टबैको वगैरह बाकी चीज़ें बंद करवाएंगे पेशेंट के लिए। पेन कंट्रोल के लिए जो मेडिसिन देंगे और साथ आर्टिफिशियल जो इंसुलिन यूज़ करेंगे अगर किसी किस्म की शुगर डायबिटिक रीजंस आ गई हैं। तो रेस्टोरेशन देखेंगे ऑफ डाइजेशन की, अब्जॉर्प्शन और एंजाइम की रिप्लेसमेंट के जो स्टिमुलेट करके एनिमेशन के अंदर आपको दिखाया था। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखा गया साथ साथ कि स्यूडोसिस्ट मोस्ट कॉमन अब्सेस देखी गई और पैंक्रियाटिस नेक्रोसिस देखा गया। तो हम स्यूडोसिस्ट की तरफ चलते हैं। जी स्यूडोसिस्ट के अंदर क्या होगा, पेरी पैंक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है जो देखी गई है। अगर 4 हफ्तों से ज़्यादा हो तो इंटरवेंशन के ज़रिए जो नॉर्मली देखा गया है कि 7 सेंटीमीटर रैपिडली जो एक्सपेंडिंग करती है। सिम्टोमेटिक में ये देखा गया है कि इसके पेन होती है, ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन होता है। तो ये इसकी जी। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर स्यूडोसिस्ट के अंदर देखा गया तो परक्यूटेनियसली एस्पिरेशन के जरिए हम इसके फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ हम लार्ज बैग अटैच कर देते हैं ताकि उसके अंदर कलेक्शन होती रहे इसकी फ्लूइड की। अब्सेस को भी इस तरह हम ड्रेनेज कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जरा एडवांस में ये देखा गया कि अगर हमें किसी किस्म की डक्ट कम्युनिकेशन देखा गया कि डक्ट की और स्यूडोसिस्ट की, तो स्टंट के जरिए भी हम उसको कोई ऐसा पाथवे बना सकते हैं ताकि इसका फ्लूइड इजीली रिमूव कर जाए। तो उसके अंदर यह है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर साथ साथ स्यूडोसिस्ट के अंदर ये देखा गया कि ट्रांस म्यूरल एंट्रोसिस्टेक्टमी देखी गई है। तो उसके अंदर क्या होता है जी कि एंडोस्कोपी की जाती है और डिस्टेंस और बिटवीन ल्यूमर और स्यूडोसिस्ट के अंदर देखा गया। तो उसमें यह है कि अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर हो तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो उसके साथ स्यूडोसिस्ट के अंदर ये देखा गया कि ट्रांसम्यूरल एंडोट्रैक्सिस्टेक्टमी होती है। तो उसको ये इमेज के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है। आपकी इमेज के अंदर नजर आ रहा है कि वो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे किसी किस्म की कोई पस वगैरह या अब्सेस थी तो उसको हमने डिटैच करके रिमूव कर दिया। तो उसके साथ साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन देखा गया। इन्फेक्शन में क्या नेक्रोसिस और जो सर्जिकल डेवलपमेंट और ड्रेनेज की वजह से या किसी किस्म की फैटी नेक्रोसिस, ये सारे एरोज आपको नजर आ रहे हैं जो सर्जिकल ट्रीटमेंट के जरिए इसको रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही रेयर केसेस लेकिन यानी कि लास्ट स्टेजेस के ऊपर आ जाता है जब पैंक्रियाटाइटिस उसके लेवल पे इसको डील करेंगे सर्जिकली। तो साथ साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर स्टोन्स अगर गाल ब्लैडर में देखे जाए तो एविडेंस साथ अभी मिल जाए तो हम उसको क्या करेंगे कि ईआरसीपी के जरिए जो गाल ब्लैडर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर डिस्ट्रप्शन देखी गई है तो उसके अंदर ईआरसीपी कैन बी प्रोवाइडेड डीएक्स एंड टीएक्स। तो उसमें ये होता है कि ट्रांस पेपिलरी स्टंटिंग प्लेसमेंट करते हैं हम ताकि डिस्टली लीक करते हुए पैंक्रियाटेक्टमी हो जाए। तो उसके साथ साथ ये सर्जिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको। और पैंक्रियाटिक डक्ट डिस्ट्रप्शन के अंदर देखा गया कि प्रॉक्सिमल लीकेज किसी किस्म की तो हेड ऑफ पैंक्रियाज में ज्यादातर देखा गया तो वाइप आउट करते हैं इसको सर्जिकली। इस सिचुएशन के अंदर भी हम सर्जिकल ट्रीट करेंगे। तो प्रोग्नोसिस के अंदर देखा गया कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर तरफ जाएं तो हमें तो इसके अंदर ये देखा गया कि ओवरऑल जो मोर्टेलिटी रेट देखा गया 50% देखा गया, सीवियर जो देखा गया 30% एक्यूट के अंदर। तो क्रॉनिक के अंदर जाएं तो क्रॉनिक के अंदर देखा गया कि ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट जो देखा गया 30% देखा गया। जो एज देखी गई 10 ईयर्स टू 50% और 20 ईयर्स तक। तो साथ साथ ये देखा गया कि सिर्फ 4% ही बहुत रिस्की पेशेंट यानी कि लास्ट स्टेजेस पे आते हैं जो प्लस 20 ईयर्स उसमें देखा गया है एज फैक्टर अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो पेशेंट्स के अंदर देखा गया। तो रीजंस क्राइटेरिया प्रोग्नोसिस के अंदर देखें तो जो एडमिशन देखेंगे 55 ईयर्स तो वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज करते हैं, बीजी लेवल इंक्रीज कर जाता है, एलडीएच इंक्रीज कर जाता है और साथ साथ ये 48 घंटों के अंदर एसिडिटी ड्रॉप कर जाएगा, 10% बीयूएन इंक्रीज कर जाएगा। ये सारी चीजें ब्लड टेस्ट के अंदर आ जाएंगी। और अगर स्कोरिंग की तरफ देखें तो 0 to 2 मिनिमम मोर्टेलिटी देखेगी या 3 to 5 नॉर्मल रेंज है तो 10 to 20% देखा गया इसके अंदर। ये सारी चीज प्रोग्नोसिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं। ठीक है जी, आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ तो हमने पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक के साथ थोड़ा सा एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश की है इसको और उम्मीद है कि आप